आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन के केस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत क्लियर पाई जाती है, यानी आप मेल और फीमेल को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और इसमें विविपेरी पाई जाती है। विविपेरी यानी कि न्यू बर्न बेबी को ये बर्थ देता है, जन्म देता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं। वो इवेंट्स इस प्रकार है। नंबर 1, गैमेटोजेनेसिस। जब गैमिट्स बनते हैं सेक्सुअल ऑर्गन जैसे टेस्टिस और ओवरी में, जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो हम उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन इंसेमिनेशन कहलाता है। नंबर 3 है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म और ओवा एक दूसरे से अटैच होते हैं और ये प्रक्रिया होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद आता है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट का क्या है, जाइगोट थोड़ा डेवलप होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आता है, यानी कि इसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला बनेगा। तो ब्लास्टुला जो है आके इम्प्लांट होता है, बार में होता है ब्लास्टोसिस्ट, यानी ब्लास्टोसिस्ट फैलोपियन ट्यूब से आएगी और यूट्रस में इम्प्लांट होगी, यानी उसके साथ अटैच होगी। तो हम इसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे। अब जब इम्प्लांट हो गया ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में, तो यूट्रस में जब इम्प्लांट हो गया तो उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप करता है और ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो इम्प्लांटेशन के बाद जो है गैस्टेशन, जो अगला स्टेप आता है वो गैस्टेशन, इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, बेबी फुली डेवलप हो गया, उसके बाद जो लास्ट स्टेज जो होती है पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन यानी कि नए बेबी को बर्थ देना। ठीक है, तो ये इवेंट्स है, 6 इवेंट्स है, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्च्यूरेशन। अब इन्हीं के बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस होगी, कहाँ होगी, गैमिट फार्मिंग ऑर्गन में होगी। जैसे अगर मेल का केस है तो मेल में टेस्टिस में होगी, और अगर फीमेल का केस है तो ओवा में होगी। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो है मैन में और वीमेन, मैन में और वीमेन में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस प्लस एसेसरी पार्ट जो कि पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें गैमेटोजेनेसिस कहाँ होती है, स्पर्म कैसे बनता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मेन रूप से 1 पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया आते हैं। तो एक पेयर टेस्टिस 1 and 1, इसका शेप, टेस्टिस का शेप, टेस्टिस 1 पेयर पाए जाते हैं। इनका शेप जो होता है वो ओवल होता है। उनकी लेंथ 4 से 5
सेंटीमीटर होती है और व्यर्थ इसकी जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और ये एब्डामिनल कैविटी के बाहर, जो एब्डामिनल कैविटी है उसके बाहर एक पाउच में सिचुएटेड रहते हैं। मतलब एब्डामिनल कैविटी के बाहर एक पाउच होता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, उसमें ये टेस्टिस रहते हैं। अच्छा, इसका एक लॉजिक है कि एब्डामिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में रहने का कारण ये है कि इनका टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। और ये जो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का जो फॉल डाउन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। ये स्ट्रक्चर है मेल इस रिप्रोडक्टिव पार्ट का। इसमें क्या, ये ब्लैडर है। ब्लैडर एक बड़ा सा पाउच होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसमें यूरिन इकट्ठा होती कहाँ से आती है? किडनी से यूरिन जो बनती है, ये यूरिटर, जो किडनी में यूरिन बनती है वो यूरिटर से पास होके यूरिनरी ब्लैडर में आती है। अब यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा हो गई उसके बाद जो है ये यूरिनरी डक्ट के थ्रू जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया पोर है उससे ये पास आउट हो जाती है। अच्छा, इसी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बगल में जो हमारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या पार्ट हैं, ग्लैंड हैं, वो उनकी पोजीशन इनके लगभग आसपास ही होती है। तो जब टेस्टिस है, टेस्टिस से ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के ऊपर ये कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम इपीडिडाइमस बोलते हैं। अब इपीडिडाइमस से पतली पतली कैनाल जो है ये होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के थोड़ा आगे ओपन होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? वेस डिफरेंशिया, यानी टेस्टिस के ऊपर इपीडिडाइमस पाया जाएगा। इपीडिडाइमस से जो स्पर्म है वो कलेक्ट होके वेस डिफरेंशिया में जा के थ्रू ये सेमिनल वेजिकल में पहुंचते हैं। यहाँ पे सेमिनल वेजिकल में स्पर्म कलेक्ट होते हैं और इनकी ग्रोथ होती है, ये मैच्योर होते हैं। उसके बाद ये जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया की डक्ट है इसी के थ्रू पास आउट होके जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया पोर है इसके थ्रू निकलते हैं। साथ में सेमिनल वेजिकल से जब स्पर्म निकलता है तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक सेक्रेशन करती है, एक्सटर्नल यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करती है। स्पर्म रिलीज होने से पहले जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका जो सेक्रेशन है वो इस एक्सटर्नल जेनेटिलिया की जो कैनाल है या ये जो डक्ट है इसको क्या करती है? लुब्रिकेट करती है, ताकि जो है स्पर्म इजीली पास आउट हो जाए। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये पाई जाएगी। उसके बाद वन पेयर कॉपर्स ग्लैंड होती हैं या फिर इनको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। स्पर्म प्लस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो प्लाज्मा है या सेक्रेशन है दोनों मिलकर सीमेन का निर्माण करते हैं और एक्सटर्नल जेनेटिलिया से बाहर निकल जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड
एक सिंगल होती है और कॉपर ग्लैंड जिसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं ये पेयर्ड में होती है। ठीक है, ये पेनाइल यूरेथ्रा है और ये ग्लैंस पेनिस है और ये प्रीप्यूस है। तो ये हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो बच्चों अभी हमने बात की थी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 1 पेयर टेस्टिस पाई जाती है, एक 1 पेयर टेस्टिस होती है जो कि स्क्रोटम में सिचुएटेड रहती हैं और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं, ताकि जो है इनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लोअर बना रहे, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन रूप से काम क्या है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसकी डक्ट को लुब्रिकेट कर दे, ताकि जो स्पर्म है या स्पर्म के साथ जब प्लाज्मा मिल जाता है तो इसको हम सीमेन बोलते हैं, सीमेन जो है इजीली पास आउट हो जाए। और 1 पेयर क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं या कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ये 1 पेयर में होती है। प्रत्येक टेस्टिज में 250 का कंपार्टमेंट होते हैं, इनको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं। और इन्हीं लॉब्यूल्स में हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। तो ये एक टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम की जो है 2 लेयर पाई जाती हैं। जो बाहरी लेयर है उसको हम टुनिका वेजिनैलिस बोलते हैं, और जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम टुनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। यानी स्क्रोटम की 2 लेयर पाई जाएंगी, 2 लेयर, यानी बाहरी लेयर को हम टुनिका वेजिनैलिस बोलेंगे और जो अंदर लेयर पाई जाएगी उसको टुनिका एल्ब्यूजिनिया बोलेंगे। अब बात आती है जो किडनी में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं। ये क्या होते हैं, तो जो 250 लॉब्यूल्स पाए जाते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये टेस्टिकुलर सेप्टा, ऐसे टेस्टिकुलर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टेस्टिकुलर सेप्टा है। तो ऐसे ही 250 कंपार्टमेंट बना लेते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा से डिवाइड होके, जिनके अंदर क्या पाई जाएंगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाएंगी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या जो है हाईली कॉइल्ड होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिकुलर सेप्टा के अंदर पाई जाती है, इनकी ओपनिंग जो होती है वो रीटी टेस्टिस में होती है। ये रीटी टेस्टिस है, रीटी टेस्टिस स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम रीटी टेस्टिस बोलते हैं। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की ओपनिंग होगी वो रीटी टेस्टिस में होगी, और रीटी टेस्टिस जो है वो इपिडिडाइमस में खुलता है। ठीक है, तो जहां पे रीटी टेस्टिस इपिडिडाइमस में ओपन करता है उस पार्ट को हम वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। तो बच्चों वासा इफ्रेंसिया क्या है, वासा इफ्रेंसिया जो है जहां पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रीटी टेस्टिस में ओपन होती हैं और रीटी टेस्टिस से ये जो स्पर्म है वो किस में जाता है, इपिडिडाइमस में। तो रीटी टेस्टिस से इपिडिडाइमस में जो चैनल बने हुए हैं, जो डक्ट बनी हुई है जिनके थ्रू स्पर्म इपिडिडाइमस में जा रहा है,
उसको हम वैस इफरेंसिया बोलते हैं, और दूसरा टर्म होता है वैस डिफरेंसिया। तो वैस डिफरेंसिया क्या है, जो इपिडिडाइमस के बाद जो डक्ट आती है ये क्वाइल्ड होके, और ऊपर जो है यूरिनरी ब्लैडर में क्वाइल्ड होके फिर जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जो डक्ट होता है उसमें मिलता है। तो ये इपिडिडाइमस है, नहीं ये वैस डिफरेंसिया है। और वैस डिफरेंसिया कहाँ है, रीटी टेस्टिस से इपिडिडाइमस में जिन डक्ट के द्वारा ओपनिंग होती है स्पर्म की, यानी कि रीटी टेस्टिस से इपिडिडाइमस में पहुंचने के जो चैनल हैं, जो डक्ट है, उनको हम वैस डिफरेंसिया बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है इपिडिडाइमस को 3 पार्ट में बांटा गया है। ऊपर वाला हाईली क्वाइल्ड कन्वोलेटेड पार्ट होता है, बीच में थोड़ा थिन होता है, और ये नीचे का पार्ट है। तो ये चूंकि हाईली क्वाइल्ड है और थिक है थोड़ा, तो इसको हम हेड बोल सकते हैं। तो इसको हेड पोर्शन है, ये पीछे का पोर्शन पूंछ वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है। तो इसी बिहेव पे इसको डिवाइड किया गया है कैपेट इपिडिडाइमस, यानी कि जो ऊपर वाला है ये वाला पोर्शन है हेड वाला, इसको हम कैपेट बोलते हैं, कैपेट इपिडिडाइमस। और जो नीचे का पार्ट है इसको हम कॉडा, कॉडा इपिडिडाइमस, यानी पीछे वाला पूंछ वाला पार्ट कॉडा इपिडिडाइमस। और जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कार्पस इपिडिडाइमस बोलते हैं। तो इपिडिडाइमस को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऊपर का हेड वाला पोर्शन इसको कैपेट इपिडिडाइमस, और नीचे वाला पोर्शन इसको कॉडा इपिडिडाइमस, और जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कार्पस इपिडिडाइमस बोलते हैं। अब यहां से स्पर्म इकट्ठा होके ये एक डक्ट होती है जिसके थ्रू ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया से मिलते जाके है, या जो स्पर्म है सेमिनल वेजिकल में इकट्ठा होते जाके हैं। तो ये जो डक्ट है इसको हम वैस डिफरेंसिया बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की एक टेस्टिस की के डिटेल स्ट्रक्चर की टेस्टिस में क्या क्या और कौन कौन से पार्ट कहाँ पे हैं, उनका नाम क्या है, और उसको कैसे नॉमिनेट किया गया है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, तो जो हम इसका टेस्टिस का टीएस एलएस लेते हैं, जब एलएस सेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं, तो ऐसी ये सर्किल के आकार की एक ये इधर, तो ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोसाइट्स पाई जाती हैं। ये पिरामिड के छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं जो एक के ऊपर एक रहती हैं, इसको हम स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। ये सर्टोली सेल्स हैं बीच बीच में, और ये स्पर्मेटोसाइट है। सेल डिवीजन से स्पर्मेटा जो आप बनते हैं, और ये लेडिंग जो सर्टोली सेल है ये डेवलप होते हुए स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोजोआ को नरिश का काम करती है। जो भी नरिशमेंट देती है वो लीडिंग सेल से ही डेवलप होते हुए स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजोआ को जो न्यूट्रिशनल सप्लाई मिलती है वो सर्टोली सेल से ही मिलती है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ जो एरिया पाया जाता है, यानी कि ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, इसको हम इंटरस्टिटियल स्पेस बोलते हैं। ये इंटरस्टिटियल स्पेस है। इसी इंटरस्टिटियल स्पेस में लीडिंग सेल्स पाई जाती है। अब ये लीडिंग सेल्स का काम क्या है, लीडिंग सेल्स जो है ये एंड्रोजन हार्मोन्स का सेक्रेशन करेंगी, ठीक है, प्लस इम्यूनोलॉजिकल केमिकल भी ये रिलीज करती है।
तो इसमें जो मेन हमें ध्यान देना है वो सर्टोली सेल पे देना है, यानी सर्टोली सेल जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाएगी और डेवलप होते हुए स्पर्म को ये पूरा न्यूट्रिशन देगी, यानी कि इसी के पोषक तत्वों से धीरे धीरे स्पर्म डेवलप होता है। और जो लेडिंग सेल्स है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें पाई जाती है और ये एंड्रोजन का सेक्रेशन करती है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है मैच्योर हो रहे हैं, उसके बाद मैच्योर होने के बाद ये क्या करेंगे, रीटी टेस्टिस में आएंगे और रीटी टेस्टिस से ये वैस डिफरेंशिया में होते हुए हेड का मतलब कैपट इपिडिडाइमस, उसके बाद में कार्पस इपिडिडाइमस और कॉडा इपिडिडाइमस से होते हुए ये वैस डिफरेंशिया में जाएंगे और वैस डिफरेंस से होते हुए ये सेमिनल वेजाइकिल में कलेक्ट हो जाएंगे। अब सेमिनल वेजाइकिल में कलेक्ट होंगे तो वहां पे इनका और मैच्योरेशन होता है, ये फुली डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद जो है, कहाँ जाते हैं भैया, और सेमिनल वेजिकल में जब ये कलेक्ट होते हैं तो इनका मैच्योरेशन होता है और सेमिनल वेजिकल से होते हुए ये इजेकुलेटरी डक्ट में जाते हैं और जो इजेकुलेटरी डक्ट है वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी एक्सटर्नल यूरेथ्रा है, उसके ओपनिंग के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। अब ये स्पर्म के साथ में क्या होता है, स्पर्म प्लाज्मा होता है। जो स्पर्म प्लाज्मा है वो जो एसेसरी ग्लैंड है उनका सेक्रेशन होता है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और बल्बो यूरेथ्रल यानी कॉपर ग्लैंड हो गया और सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन होता है और ये कैल्शियम, फ्रक्टोज और कई एंजाइमों का मिश्रण होता है। स्पर्म और प्लाज्मा दोनों मिलकर सीमेन का निर्माण करते हैं और कौन कौन से पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो एक टीएस सेक्शन है, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन और एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। किसी चीज को अगर हम ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिसेक्ट करते हैं या कोई सेक्शन काटते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है और जब हॉरिजॉन्टली इसके सेक्शन काटते हैं तो उसको हम टीएस बोलते हैं यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब हम किसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, उसको देखते हैं तो उसमें क्या क्या दिखता है। ये क्या है, ये थिन लेयर जो मेम्ब्रेनस है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या पाया जाएगा, इससे लगी हुई जो सेल्स होती हैं वो स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम क्या है, एक सिंगुलर जब सिंगल की बात हम करेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे और जब वहीं पे प्लूरल फॉर्म हो जाएगा तो उसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम दोनों एक ही हैं, बट डिफरेंस ये है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है और जो स्पर्मेटोगोनियम है वो सिंगुलर फॉर्म है। तो ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनियम थोड़ी साइज में बड़ी हो जाती है, ठीक है। जब
जो साइज में बड़ी हो जाएगी, इनलार्ज करेगी, थोड़ी बढ़ेगी साइज में, तो उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ये सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी। अब इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ठीक है, यही जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या होगा, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक फर्स्ट डिवीजन। देखिए, मियोटिक डिवीजन में दो डिवीजन होते हैं, ठीक है, मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकेंड। तो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। यानी कि जब मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होती है तो इसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, लेकिन जो मेन डिवीजन होता है इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का होता है। यानी कि अगर 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन के केस में पाए जाएंगे मेल में, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, और ये ह्यूमन के केस में अगर बात की जाए तो इसमें डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। तो जब स्पर्मेटोगोनियम से मैच्योर होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइज में बड़ी हो जाती है और डिवाइड होकर दो इक्वल सेल बनाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या है कि जो है क्रोमोसोम्स की संख्या हैप्लॉइड होती है, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन, मियोटिक सेकेंड डिवीजन जब करेगी तो स्पर्मेटोसाइट्स हैं डिवाइड होकर चार स्पर्मेटिड बनाती हैं, चार स्पर्मेटिड बनाती हैं। तो स्पर्मेटोसाइट सेकेंड स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम्स की संख्या हैप्लॉइड होती है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से ही समझ सकते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, ये इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होगी, इसमें कौन सी होगी, माइटोसिस डिवीजन होगी, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगी, और इसमें मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो होती हैं इनमें माइटोसिस की डिवीजन होती है, और ये डिवाइड होके मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद ये जो है मैच्योर होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होती है, जिससे कि क्रोमोसोम्स की संख्या हैप्लॉइड रह जाती है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थोड़ा साइज में बड़ी होती है और दो इक्वल सेल्स में टूटती है, जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस की सेकेंड डिवीजन होती है, जिससे कि चार स्पर्मेटिड बनते हैं, चार स्पर्मेटिड सेल्स बनेंगी। तो स्पर्मेटिड इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजोआ, इनमें सब में क्रोमोसोम्स की संख्या हैप्लॉइड होती है, और स्पर्मेटिड फिर ग्रोथ करके स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएगा। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है वो सर्टोली सेल में धंसा रहता है, और ये ग्रोथ करता रहता है, मैच्योर होता रहता है। यानी स्पर्मेटोजोआ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या कहाँ होगा, सर्टोली सेल्स में इसका हेड धंसा हुआ रहता है, और ये नरिशमेंट इससे लेता रहता है और मैच्योर होता रहता है। अब पॉवर्टी के केस में जब ह्यूमन
जब मेल ह्यूमन पवर्टी के केस में पहुंचता है तो उसमें पवर्टी की स्टेज में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स काफी मात्रा में सेक्रेट होने लगता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स काफी मात्रा में सेक्रेट होने लगता है और ये सेक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी के एंटीरियर भाग से पे एक्शन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम 3 भाग में बांटते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी, यानी 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये सर्टोली सेल्स पे जाके एक्शन करता है। सर्टोली सेल्स को ये प्रमोट करता है गैमेटोजेनेसिस के लिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, और दूसरा जो है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये लेडिंग सेल्स पे एक्ट करता है। तो लेडिंग सेल्स पे जब ये एक्ट करता है तो वहां से एंड्रोजन हार्मोन्स काफी मात्रा में रिलीज होता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बढ़ावा देता है। ठीक है, सर्टोली सेल्स पे एक्शन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स लेडिंग सेल्स पे एक्शन अपना दिखाता है। ठीक है, तो ये फुली मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो ये फुली मैच्योर स्पर्म में क्या क्या पाया जाता है, इसके चारों तरफ एक थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है ओवरऑल हेड से लेके टेल तक। ठीक है, और इसके हेड रीजन में आगे की तरफ एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो गाल्गी बॉडी के होते हैं, गाल्गी बॉडी बोलिए या गाल्गी कॉम्प्लेक्स बोलिए। ठीक है, ठीक है, तो एक्रोसोम मेनली रूप से किसका बना होता है, गाल्गी बॉडी या गाल्गी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसमें क्या होता है एक इलांगेटेड हैप्लॉइड, कैसा हैप्लॉइड, इलांगेटेड और हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हेड रीजन में हैप्लॉइड इलांगेटेड न्यूक्लियस होगा। उसके बाद इस मिडिल पोर्शन होता है, मिडिल पीस में क्या होगा, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ये एनर्जी का सोर्स होता है जिससे कि स्पर्म की मोटिलिटी बनी रहती है, मेंटेन रहती है। ठीक, बाद में नीचे का पोर्शन जो पतला वाला पोर्शन है ये टेल होता है। तो बच्चों में मेन रूप से आपको ये ध्यान रखता है, कभी कभी पूछ देता है ये न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड है, इलांगेटेड है, और आगे क्या पाया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कौन से गाल्गी बॉडी है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स के, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडिल पोर्शन काहे का बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेन रूप से बना होता है। ठीक है, सीमेन होता है, ये 2 पार्ट का बना होता है, स्पर्म का और सीमेन प्लाज्मा का, प्लस सीमेन प्लाज्मा का। सीमेन प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम पाया जाएगा। और सिंगल क्वाइटस में 200 से 200 से 300 तक के 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, जिसमें कि 60% में मोबिलिटी नॉर्मल होती है, 60% स्पर्म में मोबिलिटी नॉर्मल होती है और 40% में मोबिलिटी विग्रस होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो है फीमेल ऑर्गन, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इन ह्यूमन, वो क्या क्या है, उनका क्या काम है और वो क्या क्या रोल अदा करते हैं।